आई एम आरव। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए एक पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैंने डेजर्ट, प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं इस वीडियो लिए आया हूँ। आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो। अब पहले हम देख लेते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में है और ये इसे थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये वेस्टर्न राजस्थान से पाकिस्तान तक एक्सटेंड करता है। ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं वो सैंड में खो जाती हैं। बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती हैं। लेक्स जैसे सांभर लेक मिलती हैं। हम सबको पता है सांभर लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये बहुत ही फेमस है। यहाँ से पूरे राजस्थान के लिए सॉल्ट लाया जाता है। वैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये अपना जो राजस्थान है उसका आधा पार्ट में कलर्ड है। मतलब जो आधा पार्ट है उसको उसकी बाउंड्री पे, मतलब जो ईस्टर्न बाउंड्री है इस कलर पार्ट की, वहाँ पे अरावली हिल्स हैं जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अपना अरावली हिल अपना डेजर्ट है। इसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, मैंने बता दिया। अब पेनिनसुलर प्लेटू, ये नदर्न प्लेन्स के साउथ में है। ये माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, जो अपने वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लैंडमास में से एक है। ये ट्रायंगुलर इन शेप है। ये हाईली अनइवन है। यहाँ पे इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 600 to 900 मीटर। ये इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। जैसे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। ये एक रॉक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। जब इग्नस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, एक और टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं, उन पे सन, कुछ कोल्ड, हीट, इनका प्रेशर लगता है तब उनमें कुछ रिएक्शन होकर वो काफ़ी सालों में मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फिर वो वापस जाकर लावा बन जाती हैं। ये इसे कहते हैं रॉक साइकिल। अब देखो, जो नर्मदा रिवर है वो जो अपना पेनिनसुलर प्लेटू है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे है डेक्कन प्लेटू। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये हमारे जो बहुत सारी मार्क लेबल कर रखे हैं, तो आप इसको डेक्कन प्लेटू देख सकते हैं और इसके बीच में से जाता है नर्मदा रिवर जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट्स, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स है और एक डेक्कन प्लेटू है। अब पहले सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ में है। मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू हार्ड इग्नस रॉक से बने हैं। यहाँ पे रिवर जैसे चंबल, बेटवा, सोन, केन और दामोदर हैं। अब सेकंड पार्ट है डेक्कन प्लेटू। ये सतपुरा रेंजेस इसके नॉर्थ में है। ये साउथ में है डेक्कन प्लेटू के। और जो वेस्टर्न बॉर्डर है डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न बॉर्डर पे ईस्टर्न घाट्स हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो इसके नॉर्थ में है। यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो नर्मदा, तापी है वो एस्चुरीज बनाती हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास बनाती हैं। अब ये एस्चुरीज और डेल्टा ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एस्चुरीज बनी है, एक तरफ डेल्टा बना है। तो जो एस्चुरीज होती है उसमें क्या होता है कि जो नदी होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब प्लेन ज़मीन, मतलब जैसे आपको पहले मैं डेल्टा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा में कौन सी बनाती हैं, ऐसी नदियाँ जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और नर्मदा, तापी बनाती हैं एस्चुरीज जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब क्या कि इन डायरेक्शंस की वजह से कुछ इफेक्ट होता है डेल्टा और एस्चुरीज में। तो जी हाँ, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो हमको पता है कि जो इंडिया स्लैंटिंग हल्का सा ईस्ट की तरफ, तो जो नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो ज़्यादा स्पीड से आती हैं और ज़्यादा प्रेशर से जो स्टोन्स, कंकड़, सिल्ट वो लेके आ जाती हैं। तो वहाँ पे वो डिपॉजिट होने लग जाता है और जो लैंड होती है वो बहुत सालों के बाद आगे आ जाती है सीज पे। इस फोटो पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ डेल्टा बना है जो आगे आया हुआ है और वो बीच में से पत्थर आ गया तो ऐसे दो में निकल गया, फिर आगे जाके और दो में निकल गया, तो ऐसे वो एक ट्राइंगुलर रीजन बना देती है। तो ये जो लैंड होती है वो बाहर आ जाती है और नदी पे आ जाती है। मतलब लैंड होती है वो नदी को घेर लेती है, मतलब सी उसको, इसे कहते हैं डेल्टा। और मैं एस्चुरीज बता देता हूँ। एस्चुरीज उल्टी नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्पीड से नहीं आ पाती क्योंकि ये ऊपर की तरफ बहती हैं और ज़्यादा सिल्ट, स्टोन्स ले नहीं पाती। और जो थोड़ा बहुत लाती हैं वो जो नदियाँ होती हैं, वो जो सीज होती हैं वो एक बार में ले जाती है।
तो कुछ रह ही नहीं पाता। तो क्या होता है, ऐसे करते करते जब आती है तब वो जो नदी है, जो सी है, वो लैंड के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं एस्चुअरीज। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं 3 ऐसे निकले हुए हैं जो लैंड में से, वो एस्चुअरीज है। वो जो समुद्र है वो लैंड के ऊपर आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एस्चुअरीज और डेल्टा का। अब कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स मैं बता देता हूँ। जो वेस्टर्न 2 कोस्टल प्लेन्स है, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नैरो होते हैं। इसका नदर्न पार्ट है कोंकण कोस्ट। जो नदर्न पार्ट है उसे कोंकण कोस्ट कहते हैं और सदर्न पार्ट है वो मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे लगून्स हो जाती हैं। लगून्स मतलब नदी का छोटा हिस्सा। अब वो कैसे बनती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बीच में थोड़ी छोटी लैंड है तो उस पर कोकोनट ट्रीज बन जाते हैं। तो कोकोनट ट्रीज एक पूरी बाउंड्री बना देते हैं जिसमें से कुछ दिखता भी नहीं है, इतने घने होते हैं वो। तो ऐसा लगता है कि एक लैंड का टुकड़ा अलग हो गया है और उस लैंड में बीच में नदी है। तो ये बैक वाटर्स ऑफ केरला ऐसे बन जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ब्रॉडर है क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन छोटे छोटे हैं लेकिन ये ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं सारी ऊंची हैं, तो उनसे टकरा के नदी सारा जो बादल होता है वो ज़्यादातर यहीं पे बारिश कर देता है। जो इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नदर्न पार्ट है उसे नदर्न सर्कार्स कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ तो ऊपर मालाबार कोस्ट कोंकण कोस्ट है और नीचे मालाबार कोस्ट है, और इधर एक नीचे की तरफ कोरोमंडल कोस्ट है और ऊपर नदर्न सर्कार्स है। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक है अपना आइलैंड्स। ये 2 मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक फोटो में तो क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बने हैं और दूसरी फोटो में लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हैं। जो अंडमान आइलैंड्स हैं वो उसमें 550 आइलैंड्स हैं, और जो लक्षद्वीप है उसका सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय। जो अरेबियन आइलैंड्स है, मतलब जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसमें कोई वॉल्केनो नहीं है, लेकिन जो अंडमान आइलैंड्स हैं उनमें एक वॉल्केनो है, बैरल आइलैंड। ये पूरे इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये एक्टिव है, ना तो डॉर्मेंट ना ही एक्सटिंक्ट, मतलब ये 20,000 ईयर्स में एक बार फटा है। और अब हम देख लेते हैं कि जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड्स है, मतलब जो एक सी क्रिएचर होता है कोरल, जो मर जाता है तो उनके जो शेल्स होते हैं वो ऐसे बढ़ने लग जाते हैं, तो हर जगह पूरी लैंड बन जाती है। तो ये ऐसे आइलैंड्स बन चुके हैं। इस वीडियो में मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट सेक्शन जरूर किएगा।